हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है मैक्सिमम कवर हो चुका है। तो इंटरप्लेनर डिस्टेंस इंटरप्लेनर स्पेसिंग के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स बचे हुए, वो प्रॉब्लम्स हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो पहले प्रॉब्लम से मैं स्टार्ट करता हूँ। हमारा पहला प्रॉब्लम है डिटरमाइन द इंटरप्लेनर स्पेसिंग, या फिर हम डिटरमाइन द इंटरप्लेनर डिस्टेंस बिटवीन द 2 to 0 प्लेन। अब ये जो 2 to 0 प्लेन दिया है, ये आपको पता है कि ये क्या है। तो ये मिलर इंडाइसिस है। ये क्या है? मिलर इंडाइसिस है। प्लेन ऑफ क्यूबिक लैटिस ऑफ लेंथ 450 पिकोमीटर। जो प्लेन की लेंथ है उसकी लेंथ दी गई है हमें, दैट इज 450 पिकोमीटर। अब प्लेन की लेंथ मतलब इसको हम डायमेंशन ऑफ सेल बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? डायमेंशन ऑफ सेल भी बोल सकते हैं। तो इट इज द लेंथ ऑफ डायमेंशन ऑफ सेल, दैट इज ए। क्योंकि हमारा जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है डी एच के एल इज इक्वल्स टू ए अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वेयर ए इज डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल। ए इज डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल। और यहाँ पे दिया है कि प्लेन ऑफ क्यूबिक लैटिस ऑफ लेंथ। तो यहाँ पे क्यूबिक लैटिस ऑफ लेंथ मतलब ही क्या हो गया कि डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल। तो ए की वैल्यू जो गिवन है वो है 450 पिकोमीटर। इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। देन मिलर इंडाइसिस हमारे 2 to 0। ठीक है, तो सबसे पहले डी एच के एल इज इक्वल टू ए की वैल्यू जो कि 450 पिकोमीटर है उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 450 इंटू 10⁻⁻12 ये मीटर में हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एच की वैल्यू 2 है, के की वैल्यू 2 है और एल की वैल्यू 2 है। सो एच की वैल्यू का स्क्वायर प्लस के की वैल्यू का स्क्वायर प्लस 0। तो 2 square is 4 plus 2 square is 4, that is under root of 8. So what we get? DHKL is equals to 450 into 10⁻⁻12 divided by under root of 8. अब आपको अंडर रूट ऑफ 8 की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी बाय यूजिंग द साइंटिफिक कैलकुलेटर, और इस वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा दैट इज द DHKL is nothing but the interplanar distance between the two plane। ठीक है, तो ये सिंपल टाइप का प्रॉब्लम है। इस टाइप का प्रॉब्लम एग्जाम में आ सकता है। इस टाइप का प्रॉब्लम मुझे लगता है कि 2.5 मार्क्स के वगैरह आ सकता है। तो हम दूसरे टाइप प्रॉब्लम के ऊपर जाएंगे। ये हमारा सेकंड प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम देखिए, at what glancing angle would the first order refraction from 110 plane of KCl be observed using X-ray of wavelength 154 picometer? The dimension of unit cell is 315 picometer। ठीक है, तो हमें जो कैलकुलेट करना है वो करना है ग्लांसिंग एंगल, मतलब थीटा। थीटा की वैल्यू में कैलकुलेट करनी है, ग्लांसिंग एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वुड द फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन, जो डिफ्रैक्शन है वो कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन है, मतलब एन की वैल्यू कितनी है? 1 है। अब ग्लांसिंग एंगल अगर हमें फाइंड आउट करना है तो आपको फॉर्मूला पता है कि ग्लांसिंग एंगल निकालने के लिए हमें कौन सी इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा? तो ब्रैग्स इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा, दैट इज 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमारे पास n की वैल्यू है, हमारे पास एक्सरे के वेवलेंथ की वैल्यू है, हमारे पास थीटा की वैल्यू वो कैलकुलेट करनी है, और हमें एक और वैल्यू चाहिए थी जो कि थी डी, मतलब इंटरप्लेनर डिस्टेंस, जो यहाँ पे इस प्रॉब्लम में गिवन नहीं है। तो उसके लिए वो डी की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास कुछ टर्म्स है, दैट इज मिलर इंडाइसिस और उसके साथ लेंथ ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल की लेंथ गिवन है और मिलर इंडाइसिस गिवन है, मतलब हम किसी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरप्लेनर डिस्टेंस डी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक बार हमने इंटरप्लेनर डिस्टेंस डी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो वैल्यू का यूज करके हम थीटा की वैल्यू मतलब ग्लांसिंग एंगल की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ठीक है, हमारा सबसे पहले काम रहेगा डी एच के एल, मतलब इंटरप्लेनर डिस्टेंस को कैलकुलेट करना, जिसका की फॉर्मूला है डी एच के एल इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू
ठीक है। सो ए मीन्स व्हाट, लेंथ ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल की लेंथ कितनी दी है, 315 पिकोमीटर दी है। तो यहाँ पे हम 315 इंटू 10⁻⁻12, मतलब उसको हमने काय में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 0। सो व्हाट वी गेट, DHKL is equals to 315 into 10⁻⁻12 divided by अंडर रूट ऑफ 2। अब अंडर रूट 2 की वैल्यू निकाल के हमें DHKL की वैल्यू यहाँ पे मिलने वाली है, जो कि आती है 2.7 10⁻⁻12 मीटर। ये हमारी वैल्यू है DHKL की, मतलब इंटरप्लेनर डिस्टेंस की। अब ये इंटरप्लेनर डिस्टेंस की वैल्यू को हमने कहाँ पे पुट अप करना है, ब्रैग्स इक्वेशन में पुट अप करना है, और हमको किसकी वैल्यू मिलेगी, थीटा की वैल्यू मिलेगी। So Bragg's equation is 2d sin theta is equals to L lambda. So sin theta is equals to L lambda divided by 2d. So sin theta is equals to order of reflection, first order diffraction था, तो n की वैल्यू 1 हो गई। ओके, देन लैम्डा की वैल्यू हमारे प्रॉब्लम में थी 154 पिकोमीटर, इट इज 154 पिकोमीटर। उसको हम क्या में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी, दैट इज 2.7 इंटू 10⁻⁻12। अब इसका कैलकुलेशन करने के बाद ये यहाँ पे कट जाएगा। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये कैलकुलेशन करने के बाद जो हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल रही है वो है 0.346। So theta is equals to sin inverse of 0.346। So theta की वैल्यू हमें यहाँ से ये वैल्यू जो हमें कहाँ से मिलेगी, लॉग टेबल से मिलेगी, या फिर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करके भी थीटा की वैल्यू को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे जो आंसर दिया गया है दैट इज 20.20 डिग्री 24 मिनट्स। तो इस तरीके से हम, अगर प्रॉब्लम में हमें ग्लैंसिंग एंगल निकालने को बोला जाता है और प्रॉब्लम में इंटरप्लेनर डिस्टेंस की वैल्यू गिवन नहीं है, तो उसकी जगह पे मिलर इंडायसिस और उसके साथ में यूनिट से लेंथ ऑफ यूनिट सेल गिवन रहेगी, उससे हम इंटरप्लेनर डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटरप्लेनर डिस्टेंस को कैलकुलेट करके हमें ब्रैग्स इक्वेशन का यूज करके फिर जाके ग्लैंसिंग एंगल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया हमारा सेकंड टाइप का प्रॉब्लम। और एक टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है, वो भी हम यहाँ पे लेंगे। So this is another problem. The problem is when X-ray of specific wavelength were used for the study first order reflection obtained at angle। जो फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन हमें मिला है वो कौन से एंगल पे मिला है, सो 10 डिग्री पे मिला है। कहाँ पे मिला है, 10 डिग्री पे, फ्रॉम प्लेन। कौन से प्लेन से मिला है, 111 प्लेन से मिला है। आपको पता है कि 111 प्लेन मतलब क्या, द प्लेन विच कटिंग x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस। ठीक है, कैलकुलेट द एंगल फॉर सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सेम प्लेन फॉर सेम वेवलेंथ। मतलब उसी क्रिस्टल में सेम प्लेन, उसी क्रिस्टल में सेम प्लेन विथ सेम वेवलेंथ, जो सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन है, अगर उसी क्रिस्टल में हम उसी प्लेन के लिए उसी लाइट के वेवलेंथ के साथ सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करेंगे, तो वो कितने एंगल पे मिलने वाला है वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, तो जब भी हम रिफ्लेक्शन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम बोल सकते हैं हमें कौन सी इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा, ब्रैग्स इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। तो ब्रैग्स इक्वेशन इज नथिंग बट 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू L लैम्डा। ये हमारा ब्रैग्स इक्वेशन है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे
कि फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन के लिए 1 लिख लेंगे और सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे. सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन sin थीटा 1 n1 लैम्डा sin थीटा 1 n1 लैम्डा, क्योंकि n1 is mentioned first order reflection, theta is the angle for first order reflection, but the value of wavelength is same and interplanar distance is also remain same because जो हमारा प्लेन होने वाला है वो कौन सा होने वाला है 1 प्लेन ही होने वाला है. सो इसीलिए हम यहाँ पे d1 नहीं लिखेंगे, हम d लिखेंगे. सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन हमारा इक्वेशन क्या होगा 2d sin थीटा 1 इज इक्वल टू n1 लैम्डा, और सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन के लिए हमारा इक्वेशन क्या होगा 2d sin थीटा 2 इज इक्वल टू n2 लैम्डा. ठीक है, अब हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2. तो ये टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी लैम्डा लैम्डा, और क्या बचा है sin थीटा 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा 2 इज इक्वल टू n1 अपॉन n2. अब देखिए जो हमें कैलकुलेट करना है दैट इज सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन, तो sin थीटा 2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो sin थीटा 2 को उधर लेके जाते हैं और बाकी की टर्म को इधर लेके आते हैं. sin थीटा 2 इज इक्वल टू sin थीटा 1 मल्टीप्लाई बाय n2 अपॉन n1. सो sin थीटा 2 इज इक्वल टू sin थीटा की जो वैल्यू है दैट इज sin थीटा की वैल्यू है, थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी दी है हमको फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन की 10 डिग्री दी गिवन है. सो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे sin of 10 डिग्री फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन, और इनटू फॉर सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन n की वैल्यू कितनी रहेगी 2 रहेगी, और फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन n की वैल्यू कितनी रहेगी 1 रहेगी. सो 2 डिवाइडेड बाय 1. ठीक है, सो sin थीटा 2. अब हमें बाय यूजिंग लॉग टेबल sin ऑफ 10 डिग्री की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जो कि आती है 0.174 into 2. इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे. sin थीटा 2 इज इक्वल टू कितना आता है 0.24 8 and 41 348, it is 0.348. so theta 2 is equals to sin inverse of 0.348. so theta 2 is equals to 20 degree 20 minutes exactly. It is 20 degree 36 minutes. so theta 2 की वैल्यू मतलब सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन जो हमें मिलेगा फ्रॉम द सेम प्लेन इज एट एंगल थीटा 2 इज इक्वल टू 20 डिग्री 36 मिनट. इसी तरीके से हम थर्ड ऑर्डर रिफ्लेक्शन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्थ ऑर्डर रिफ्लेक्शन को भी क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन मुझे लगता है कि एग्जाम में आपको मैक्सिमम इस टाइप की प्रॉब्लम आता है, तो आपको या तो फर्स्ट ऑर्डर पूछेगा सेकंड ऑर्डर देके, या फिर सेकंड ऑर्डर देके फर्स्ट ऑर्डर देके आपको सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन के बारे में पूछेगा. ये थर्ड टाइप का प्रॉब्लम था, और एक टाइप का प्रॉब्लम है वो भी हम देखेंगे. तो स्टूडेंट्स ये जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा क्रिटिकल प्रॉब्लम है. अगर ये प्रॉब्लम एग्जाम में आता है तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम 5 मार्क के लिए एग्जाम में आना चाहिए. तो इस प्रॉब्लम को देखो, इस प्रॉब्लम में क्या दिया है द डेंसिटी ऑफ NaCl, हमें NaCl की डेंसिटी दी है 2.165 × 10⁻³ kg/m³ में दी है, और इफ
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl, मॉलिक्यूलर वेट दिया NaCl का 58.443, 58.443. Calculate the distance between 100 plane and length of unit cell. Length of unit cell n is equals to 6.023 10 to the power 23. ये Avogadro's नंबर है. तो हमको कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ यूनिट सेल. जो हमारा यूनिट सेल है उसकी लेंथ. अब यूनिट सेल जो है हमारा NaCl का किस स्ट्रक्चर आपको पता है कि वो कौन से फॉर्मेट में, क्यूबिक फॉर्म में. तो क्यूबिक फॉर्म में तो उसकी सभी लेंथ क्या होती है, सेम होती है. तो हम एक भी लेंथ निकाल लेते हैं तो सभी लेंथ हमको मिल जाएंगी. तो हमें लेंथ कैलकुलेट करना है, मतलब ए की वैल्यू कैलकुलेट करना है. किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, ए की. और उसके अलावा हमें कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 110 प्लेन, 110 प्लेन के बीच में का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है. यहाँ पे हमें इंटरप्लेनर डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं करना है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन. जो दो प्लेन के बीच में का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन. तो वो बाद का पार्ट है, उसको हम बाद में देखेंगे. तो सबसे पहले हमें जो निकालना है वो रहेगा हमारा लेंथ ऑफ यूनिट सेल. क्या रहेगा, लेंथ ऑफ यूनिट सेल. ठीक है. तो जो प्रॉब्लम में गिवन है हमको यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl से. सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl इज 58.443. सो 1 मोल ऑफ NaCl, जो NaCl का 1 मोल है उसका मॉलिक्यूलर वेट 58.443 है. तो 1 मोल ऑफ NaCl इज इक्वल टू 58.443 ग्राम ऑफ NaCl. 58.443 ग्राम ऑफ NaCl. हम इसको kg में कन्वर्ट कर लेंगे. सो 1 मोल ऑफ NaCl इज इक्वल टू 58.443 इंटू 10⁻³ kg of NaCl. So 1 mole of NaCl is equal to 58.443 into 10⁻³ kg of NaCl. मतलब 1 मोल में इतना kg क्या आएगा, NaCl आएगा. ठीक है. अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो यहाँ पे मोल के टर्म में चल रहा है तो हम इसको बोलेंगे मोलर वेट, मतलब मास डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम. ठीक है. तो प्रॉब्लम में हमारे पास डेंसिटी गिवन है यहाँ पे और हमने निकाला है मोलर वेट. क्या निकाला है, मोलर वेट निकाला है, मतलब मास निकाला है. तो हमें क्या मिल सकता है, मोलर वॉल्यूम मिल सकता है. सो मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, मोलर वेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी. मोलर वेट की वैल्यू कितनी है, 58.443 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय डेंसिटी की वैल्यू 2.165 इंटू 10⁻³. तो जो मोलर वॉल्यूम रहेगा उसकी जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 26.99. शॉर्ट में लिखता हूँ मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू 26.99 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब. मीटर क्यूब में. तो मोलर वॉल्यूम को हमने कैलकुलेट कर लिया है जो कि है 26.99 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब. अब ये वैल्यू को आप याद रखो. वन मोल ऑफ NaCl, 1 मोल ऑफ NaCl में हाउ मेनी नंबर ऑफ NaCl के मॉलिक्यूल होंगे. तो आपको पता है किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, तो 6.023 इंटू 10⁻23 मतलब एवोगाड्रोस नंबर ये. तो इतने मॉलिक्यूल किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में होते हैं. और
हैविंग वॉल्यूम, उसका जो वॉल्यूम है 1 मोल का, इसका वॉल्यूम ये 1 मोल ऑफ NaCl का वॉल्यूम जो है वो कितना है 26.99 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। ठीक है, अब ये दो टर्म का यूज करके हमको क्या कैलकुलेट करना है कि जो ये दो टर्म का यूज करके हमें क्या निकालना है कि 1 मोल ऑफ NaCl कंटेन दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग वॉल्यूम 26.99 into 10⁻⁶ मीटर क्यूब। अब हमारा जो NaCl का क्रिस्टल है, हमारा जो NaCl का क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आपको पता है हमने उसका कैलकुलेशन किया है, नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आयन पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन पर यूनिट सेल। तो देयर आर 4 Na पॉजिटिव आयन पर यूनिट सेल एंड 4 Cl नेगेटिव आयन पर यूनिट सेल। सो देयर आर टोटल 4 NaCl मॉलिक्यूल पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं NaCl के? 4 मॉलिक्यूल होते हैं। लेकिन यहाँ पे और हम यूनिट सेल को क्यों लेंगे? क्योंकि हमें यूनिट सेल इसलिए चाहिए क्योंकि हमें लेंथ ऑफ यूनिट सेल निकालनी है। हमें क्या कैलकुलेट करनी है? लेंथ ऑफ यूनिट सेल निकालनी है, मतलब ये E की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें एक यूनिट सेल के अंदर हमारे कितने नंबर ऑफ NaCl के मॉलिक्यूल है वो देखना पड़ेगा कि एक यूनिट सेल में हमारे 4 NaCl के मॉलिक्यूल आते हैं। लेकिन ये जो मोलर वॉल्यूम गिवन है, यहाँ पे हमने मोलर वॉल्यूम को निकाला, वो कितने मॉलिक्यूल के लिए है? 6.023 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल। तो मुझे अगर वॉल्यूम निकालना है सिर्फ 4 NaCl के, मुझे कितने मॉलिक्यूल NaCl के लिए वॉल्यूम निकालना है? 4 NaCl के निकालना है। यहाँ पे कितने NaCl है? 0.623 इंटू 10⁻23। तो ये जो हिसाब है ये 1 मोल का है। किसका हिसाब है? ये 1 मोल का हिसाब है। मुझे सिर्फ एक यूनिट सेल के लिए, किसके लिए? सिर्फ एक यूनिट सेल के लिए, जिसके अंदर कितने मॉलिक्यूल है? NaCl के 4 मॉलिक्यूल है, उसके लिए मुझे मोलर वॉल्यूम को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। सो मोलर वॉल्यूम फॉर 4 NaCl molecule is equals to 26.99 into 10⁻⁻⁶ into 4 divided by 6.023 into 10⁻23। हम 26.99 को इंटू 10⁻⁻⁶ को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर से। तो जो मोलर वॉल्यूम निकलेगा वो किसके लिए निकलेगा? 4 NaCl मॉलिक्यूल के लिए निकलेगा। फिर कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आता है वो है 179.4 into 10⁻⁻30 मीटर क्यूब। सो मोलर वॉल्यूम फॉर 4 NaCl, मोलर वॉल्यूम फॉर 4 NaCl, 4 NaCl के लिए जो मोलर वॉल्यूम है हमारा वो कितना है? 179.4 इंटू 10⁻⁻30 मीटर क्यूब। अब 4 NaCl मतलब एक यूनिट सेल, 4 NaCl मतलब एक यूनिट सेल। तो हम क्या बोल सकते हैं? मोलर वॉल्यूम फॉर यूनिट सेल is equals to molar volume for unit cell is equals to 179.4 into 10⁻⁻30 मीटर क्यूब। ठीक है, तो एक NaCl के यूनिट सेल का जो मोलर वॉल्यूम रहेगा वो इतना है। ठीक है, अब मोलर वॉल्यूम जो होता है मीटर क्यूब में, वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? मीटर क्यूब में होता है। अगर वॉल्यूम हमको पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं? लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेंथ के और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन है?
वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ क्यूब। लेंथ का अगर क्यूब करते हैं किसी भी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर के लेंथ का अगर हम क्यूब करते हैं तो हमें उसका क्या मिलता है, वॉल्यूम मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास NaCl के यूनिट सेल का वॉल्यूम है। हम NaCl की लेंथ को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, इसका क्या होता है, लेंथ ऑफ यूनिट सेल का क्यूब होता है। तो हमारे पास लेंथ ऑफ यूनिट सेल अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इस क्यूब को उधर लेके जाऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा, लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम 1/3, वॉल्यूम का 1/3। और एक यूनिट सेल का जो मोलर वॉल्यूम है वो कितना है, 179.4 इंटू 10⁻⁻30, उसका 1/3 का पावर निकालेंगे। उसका जो आंसर आता है वो आंसर है 5.64 इंटू 10⁻10 मीटर। सो लेंथ ऑफ यूनिट सेल, तो हमारा जो NaCl का यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल, उसकी जो लेंथ आई है वो कितनी आएगी, 5.64 इंटू 10⁻10 मीटर। मतलब ये किसकी वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है ए की वैल्यू। अब एक पार्ट हमारा हो गया कि हमको लेंथ ऑफ यूनिट सेल निकालनी थी। अब हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन। 110 प्लेन के बीच में का जो डिस्टेंस है वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इंटरप्लेनर, दो प्लेन के बीच में का डिस्टेंस मतलब इंटरप्लेनर डिस्टेंस है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, NaCl का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो है FCC टाइप का है। कौन से टाइप का है, NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर FCC टाइप का है। मतलब क्या, particles are present at corner of cube and also at the center of each face of cube। और जो हमारा प्लेन है वो कौन सा है, D100। कौन सा प्लेन है, D100। तो इसके पहले हम देख चुके हैं कि अगर FCC स्ट्रक्चर है और मुझे कौन सा प्लेन प्लॉट करना है, D100, तो ये प्लेन यहाँ पे रहेगा और एक प्लेन हम कहाँ से डाल सकते हैं, सेंटर से डाल सकते हैं। ठीक है, तो जो डिस्टेंस है दो प्लेन के बीच में का इंटरप्लेनर डिस्टेंस वो कितना हो गया, BHKL इज इक्वल टू, जो डिस्टेंस है दो प्लेन के बीच में का, दैट इज यूनिट सेल के हिसाब से E/2 और मिलियन मास है स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0। सो व्हाट आई गेट, BHKL इज इक्वल टू A/2। मतलब दो प्लेन के बीच में का डिस्टेंस कितना है, A/2 डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेन 1 0 0 इज इक्वल टू A/2। और हमारी A की वैल्यू कितनी, वो है 5.64 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाय 2। और हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा 2.82 इंटू 10⁻10 मीटर। हम इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2.82 एंगस्ट्रॉम। तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल प्रॉब्लम और बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने बोला था कि प्रॉब्लम एग्जाम में आएगा तो 5 मार्क के लिए आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, हमने जो सॉलिड स्टेट का जो हमारा चैप्टर था उसका मैक्सिमम पोर्शन हमने कवर कर लिया है। मैंने लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी इसलिए नहीं लिया है कि वो थ्योरेटिकल पार्ट है, वो आप लॉज को पढ़ सकते हो घर में और पढ़ के आप उसको एक खुद ही समझ सकते हो। तो दैट्स व्हाई मैंने वो पार्ट नहीं लिया है। अब इसके अलावा सॉलिड स्टेट में आपको कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे अपना जो ग्रुप है उसके ऊपर मेंशन कर सकते हो मेरा, या फिर मुझे
मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप मेंशन कर सकते हो कि हमें सॉलिड स्टेट में ये पार्ट समझानी है, तो मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बना के ऐड कर दूंगा। और इसके अलावा अब ये चैप्टर खत्म हो चुका है हमारा, और जैसे कि हमने देखा गया था क्वांटम केमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट, ये 2 चैप्टर थे हमारे, दोनों चैप्टर अब खत्म हो चुके हैं। तो इसके अलावा अगर कोई चैप्टर आपको चाहिए जो मेरी तरफ से आपको एक्सप्लेन करके चाहिए वीडियोस के द्वारा, तो वो भी आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बता सकते हैं।